कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज 16 जून है। आज ही के दिन गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इस हिंसक झड़प में भारत के एक कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 45 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 साल से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। इस मामले में और बातचीत करते हैं सेंटर फॉर लैंड ज्वाइंट वेलफेयर स्टडीज के डीजी और चाइना विट्रेज के अगेन के लेखक मेजर जनरल अशोक कुमार से। सर, गलवान के 4 साल हो गए हैं और सरहद पर हालात लगभग जस के तस बने हुए हैं। आपने सही कहा है। गलवान भारत चीन के रिश्तों में एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन चाइना का अगर हम बिहेवियर देखें, 1 अक्टूबर 1949 के बाद जब ये करेंट रिजीम पावर में आई थी, तब ही से ये धोखे वाला रहा है। और उनके धोखे वाले व्यवहार को, जो भारतीय सभ्यता का बेसिक मूल मंत्र है कि हम किसी को दुश्मन नहीं समझते, इसके चक्कर में हमारे देश ने कई बार धोखा खाया है। 1954 में हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, हिंदी चीनी भाई भाई का जज्बा पैदा किया। बावजूद इसके 1962 में अनायास का आक्रमण चीन ने हमारे ऊपर किया और हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग अभी भी उसके कब्जे में है। लेकिन उसके बाद भी चाइना का व्यवहार कोई समझदारी का नहीं रहा। 1967 में उसने नाथुला और चोला में इस तरह की हरकत की। 1987 में समदुरांगचू में तवांग सेक्टर में यह हरकत की। 2017 में डोकलाम में की। बहुत जरूरी था भारत के लिए कि वह उस राष्ट्र के नेचर को समझे और अपनी तैयारी के साथ साथ अपना नजरिया भी उसी तरह रखे। लेकिन हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मजबूरियां रही हो, कुछ दिक्कतें रही हो, जिसकी वजह से उसके इस स्वभाव के बावजूद भी हमने ट्रेड को आगे बढ़ाया और एक तरह से अपने ही पैसे से अपने खिलाफ एक बहुत बड़ा ताकत चीन को दिया। और उस सब का एक आयाम था जो अप्रैल मई 2020 में हमारे सामने आया, जबकि उसने ईस्टर्न लद्दाख में कई जगहों पर, जहां पर शांति का माहौल चल रहा था, वहां पर ट्रांसग्रेशंस किए। और बावजूद इसके कि जब बातचीत से उस मामले को सुलझाने की कोशिश की तो गलवान में उसने फिर धोखा दिया। अगर गलवान की घटना का आप एक क्रमवार निरीक्षण करें तो आपको पता चलेगा कि उस मामले में अपनी अपनी जगह वापस जाने के लिए दोनों साइड्स में समझौता हुआ था। और 14 जून को कर्नल संतोष बाबू, जो सीओ थे उस बिहार यूनिट के, अपने कुछ एक जवानों के साथ में गए थे ये देखने के लिए कि क्या चीन अपने वादे और एग्रीमेंट के तहत पीछे चला गया है कि नहीं। और वह जाकर उनको आश्चर्य हुआ कि चाइना ने अपने वादे का, अपने एग्रीमेंट का कोई मान नहीं रखा है और एक झूठा सा आवरण दिखा कि वो पीछे हट रहा है, वापस उसी जगह आ गया था। उस जगह पर फिर थोड़ी कही सुनी हुई। आमतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ईस्टर्न लद्दाख में ही नहीं, बाकी जगहों पर भी, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में छोटे मोटे घटनाएं होती रहती हैं।
लेकिन वो बातचीत करके दोनों पार्टीज उसको रिजॉल्व कर लेती हैं, क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के मुताबिक हम एक दूसरे के ऊपर शस्त्र नहीं उठा सकते। नहीं, शस्त्र वहां में पर आपने भारत का एक और नया रूप देखना होगा कि बावजूद इसके कि चाइना ने बहुत से घातक अस्त्रों का वहां पे जमावड़ा कर रखा था। इनफैक्ट उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेजर्स का इस्तेमाल कर रखा था, जिसका जो वोल्टेज उसमें इस्तेमाल उन्होंने की थी वो इंटरनेशनल रूल्स में ही प्रोहिबिटेड है और ये वो तो लोगों के प्राण ले सकते हैं। और उससे उन्होंने एक बार हमला किया हमारे सैनिकों ने, और हमारे सैनिकों ने भारत के एग्रीमेंट का मान रखते हुए अपनी जान गंवाई, बहादुरी से लड़े, लेकिन उसका एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा। यह जज्बा बहुत काबिले तारीफ है, लेकिन मैं अपने तरफ से न्याय लेकिन नहीं कर पाऊंगा अगर मैं यह कहने से रुक जाऊं कि हमें जरूरत है कि हम चीन को उसी क्वाइन में जवाब दें जिस क्वाइन में वह हमसे बिजनेस करता है या हमको डील करता है। लेकिन सर, इसी मामले को सुलझाने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में जो तनातनी है, 21 दफा कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। केवल एक दफा अगर कहें तो कुछ मामला आगे बढ़ा, डिसएंगेजमेंट नजर आया, बाकी जगहों पे तो कहीं कुछ नहीं दिखा सर। 21 दौर की बातचीत होती है, बहुत कुछ प्रगति केवल केवल नजर आता है कि आपसी विश्वास, सद्भाव, शांति बनाए रखें, कुछ इस तरह की बातें। ये राजीव आपने बहुत सही मुद्दा पकड़ा है। अगर आप देखें कि अप्रैल मई 2020 में जब ये बात हुई थी, तब से कई तरह के प्रयास किए गए हैं। पॉलिटिकल प्रयास भी किए गए हैं, उतना प्रभावी नहीं बट प्रयास किए गए हैं। डिप्लोमेटिक प्रयास काफी किए गए हैं, और जो इंडिया चाइना के बीच में वर्किंग मैकेनिज्म्स हैं इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की, उसके लेवल पर भी बातचीत हुई है। और जैसा आपने बताया कि मिलिट्री लेवल पर तो 21 बार बात हुई है, और जिसमें मिनिस्ट्री के लोग भी शामिल रहे हैं ताकि एक कंपोजिट और कंप्रिहेंसिव व्यू लिया जा सके। लेकिन बावजूद इसके केवल जो छुटपुट ट्रांसग्रेशंस थे उन्हीं पर बात बन पाई है। जो दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, डिप्सांग प्लेन का और दिमचोक का, उसमें चीन ने थोड़ी सी भी रियायत नहीं दी है, और वो दोनों जगहों पर उसका अतिक्रमण काफी ज्यादा है, और वह हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। और आपको मैं बता दूं कि दिप्सांग में यह अतिक्रमण कोई नया नहीं है, हालांकि इस बार उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन 2013 में भी दिप्सांग में चाइना ने इस तरह की हरकत की थी। उस हरकत को नॉर्मल बातचीत से नहीं सुलझाया जा सका और पॉलिटिकल स्टेप लेना पड़ा, जिसमें उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी फिर चाइना गए, दोनों देशों में पॉलिटिकल लेवल पे बात हुई और वो मामला उस स्थिति पे रिजॉल्व हुआ। मेरे ख्याल से मिलिट्री लेवल की जो टॉक्स हैं और बाकी इंगेजमेंट्स हैं, ये दोनों तरफ से मौजूदा स्थिति को तो बनाए रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे इन एनी केस खिलाफ है और चाइना के फेवर में है। लेकिन अगर चाइना को दिप्सांग और दिमचोक में पीछे जाना है, तो पॉलिटिकल लीडर के इंटरवेंशन के बिना मेरी समझ से ये संभव नहीं है। कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा, चाहे पहले वो ट्रैक 2 लेवल की बात हो और बाद में पॉलिटिकल लेवल का फॉर्मल इंटरवेंशन हो, अपेक्स लेवल का इंटरवेंशन हो। जब तक वो बात नहीं होगी तब तक वो मामला नहीं सुलझेगा। खुशी की बात ये है कि इतने बड़े बॉर्डर डिस्प्यूट के बावजूद इंडिया ने चाइना के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया, ट्रेड रखा, और बहुत से इंटरनेशनल फोरम्स में एंड कॉजेस में चाइना को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। लेकिन इस बार चाहे विदेश मंत्री के स्टेटमेंट्स हो, चाहे हमारे बाकी लीडर्स का हो, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति नॉर्मल नहीं होती तब तक हमारे बायलैटरल रिलेशंस नॉर्मल नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर इस अप्रोच को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो आगे आने वाला समय हमारे लिए फेवरेबल और अच्छा रहेगा। लेकिन चीन पर कैसे यकीन भरोसा कर सकते हैं सर? अप्रैल 2020 के आसपास आपको ईस्टर्न लद्दाख होता है और उसके बाद
2022 की अगर बात करें दिसंबर के आसपास, तो तवांग में जो यांगत्से इलाका है वहां भी अतिक्रमण करने की कोशिश करता है चीन। चीन पर तो मैंने आपको शुरू में बताया कि भरोसा तो कभी भी नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट अगर आज चाहे पॉलिटिकल इंटरवेंशन से या डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन से या मिलिट्री लेवल टॉक से अगर दिप्सांग और दिमचोक का मामला भी सॉल्व हो जाता है और उसके बाद भी अगर हमने चीन पे भरोसा किया तो हम अपने देश के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर रहे होंगे। आपको मैं बता दूं, ये मामला चीन यहीं तक नहीं सीमित रखे है। आपको पता होगा कि 1963 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो सक्सकम वैली का हिस्सा था वो 1963 में चाइना को दे दिया था। और आज मौजूदा समय है कि सक्सकम वैली में जहां पहले कुछ नहीं होता था वहां पे चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू किया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट, इवन पोजिशनिंग ऑफ ट्रूप्स, ये सब भी चीजें चालू हैं। तो धीरे धीरे अगर कोई देश कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, लड़ाई के लिए रिसोर्सेज डेवलप करता है या डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, तो जाहिर है वो किसी मोटिव के तहत कर रहा है, वो कोई खिलवाड़ के लिए नहीं कर रहा है। तो अगर ये मामला संभल भी जाता है तभी भी चीन भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि इंटेंशंस किसी भी कंट्री के कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो हमको उसकी कैपेबिलिटी को रिस्पॉन्ड करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। अगर वो धोखा नहीं देता, अच्छी बात। अगर धोखा देने का पुनः प्रयास करता है, जो मेरा मानना है वो करेगा, तो तभी भी हम उसके लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करके तैयार रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, ये चीन जो ऐसा काम केवल सक्सकाम वैली में नहीं कर रहा है, पीओके का जो इलाका है, बल्कि अरुणाचल का भी जो इलाका है, जो भारतीय इलाका है, वहां पर अब भारतीय गांव का नाम अपने नाम पर रख रहा है, वो चाइनीज नाम रख रहा है चीन। ये बात भी बहुत सही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में शुरू में चाइना का कोई क्लेम नहीं था, कोई बात उसने कभी की नहीं थी। उसने पूरे तिब्बत को, जो इंडिपेंडेंट नेशन था, मैं आपको बताऊं कि 15 अगस्त 1947 जब हम आजाद हुए और 1 अक्टूबर 1949 में जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई, दोनों के बीच में और उसके पहले भी तिब्बत का इंडिपेंडेंट झंडा था, उसके राजनयिक थे, हर वो चीज उसके पास थी जो किसी आजाद देश में होती है। उसको चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, लेकिन उस कब्जे के बावजूद चूंकि तिब्बत के लोग चीन के कब्जे को नेचुरल फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो चीन वो तरह तरह की कोशिशें कर रहा है कि तिब्बत पॉपुलेशन उसके साथ इंटीग्रेट हो जाए और उससे उसका अपनापन सहज रूप में बढ़े। अब उसके लिए वो चूंकि अरुणाचल प्रदेश में तवांग की भी एक बहुत बड़ी मोनास्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, और भी ढेर सारे कारण हैं, तो वो तिब्बतन्स को हवा देने के लिए, उनको अपना जताने के लिए अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत के रूप में क्लेम का उसने काफी लेट मामला उठाया है। और जो रीनेमिंग का उसका ये हरकत है, ये अभी नहीं किया है, उसने पिछले करीब 7-8 साल में 4 बार ये कर चुका है। दुर्भाग्य की बात ये है कि ये जानते हुए भी कि चीन सिर्फ ताकत को रिस्पेक्ट करता है और ठीक ठाक बातचीत के उसके कोई मायने नहीं है। जो इस बात से भी प्रूव होता है कि जब चीन और रशिया में युद्ध हुआ था, रशिया ने चीन का नुकसान किया था, तो चीन उसके टर्म्स पर एग्रीमेंट कर गया। इसी तरह चीन ने जब वियतनाम पे आक्रमण किया, तो वियतनाम ने चीन के आक्रमण को रोकने के लिए कम एनर्जी लगाई, लेकिन वो चीन के अंदर घुसने का उसने ज्यादा प्रयास किया और इसलिए चीन को पीछे हटना पड़ा। और वो जो कंबोडिया में बदलाव चाहता था, उसके लिए उसको 10 सालों का, एक पूरे डिकेड का वेट करना चाहता था। तो इसलिए चीन सिर्फ रिस्पेक्ट करता है स्ट्रेंथ को, वो बातचीत के और अच्छे स्वभाव को, वैल्यू बेस्ड सिस्टम को या भारतीय सभ्यता के जो अपनेपन का मॉडल है, उसके लिए वो सब बेमानी है। और इसलिए अब जरूरी है कि भारत भी कम से कम उन जगहों पर जिसको भारत अपना समझता है, क्लेम करता है और जो सही मायने में भारत का अपना है, जैसे अक्साई चीन का एरिया है, कैलाश मानसरोवर का एरिया है, जो हमारी पूरी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हर उन जगहों पर वो अपने नाम दे। क्योंकि जब तक हम
चीन को, जैसा मैंने शुरू में बोला कि जिस कॉइन में वो हमसे डील करता है, अगर हम उस कॉइन में उसको डील नहीं करेंगे, वेट करते रहेंगे कि हमारी ताकत और बढ़ जाए, तो हम इस चीज को नजरअंदाज करेंगे कि जब हमारी ताकत समय के साथ बढ़ रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो उसी तरह तो चीन का भी रिसोर्स बढ़ रहा है, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और इसलिए बिना किसी समय का वेट किए, अगर उसने अरुणाचल में 4 बार जगहों के नाम किए हैं, तो अक्साई चिन, साक्सगम वैली, पीओके, कैलाश मानसरोवर और ये सारी जितने जगह हैं, उसमें भारत को एक तरफा अपने सभ्यता और अपनी जो विरासत में जो उन जगहों के नाम हैं, उनके साथ सामने आना चाहिए बिना किसी हेजिटेशन के, और साथ ही साथ इन इलाकों को इंक्लूड करके फ्रेश मैप भी पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि वो भी चाइना और पाकिस्तान को गलत कर रहे हैं। तो भारत जो है बातचीत का रवैया अपनाए हुए है, तो शायद यही वजह है कि चीन जो है, अगर बात करें ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, तो कई जगहों पर अभी भी अवैध अतिक्रमण कर रहा है। बफर जोन की बात करें, पेट्रोलिंग कर रहा है अवैध तौर पर। कहीं खबर आ रही है कि ब्रिज बना रहा है, कहीं अपना सेना जमा कर रहा है, कहीं कुछ टैंक, कुछ मूवमेंट वगैरह, इस तरह की चीजें वगैरह जो अमूमन बफर जोन में अवॉइड करना चाहिए। आपने ये सही कहा है कि पहली बात तो मैं इस बात को एडवोकेट करने के बावजूद कि चाइना को हम उसी कॉइन में रिस्पॉन्ड करें, बट मैं फिर भी ये मानता हूं कि बातचीत से अगर हम किसी मामले को सुलझा सकें तो वो बेस्ट मॉडल है। और इसलिए जो बातचीत का एवेन्यू है या ऑप्शन है, वो हमेशा खुला रहना चाहिए, चाहे मिलिट्री लेवल पर हो, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, क्योंकि अल्टीमेटली उन चीजों की जरूरत पड़ेगी ही रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन जहां तक आपने बताया कि ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हम अप्रैल मई 2020 की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं और हमें लगातार उस पर काम करने की जरूरत है। जी, नहीं, मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल ये था कि बफर जोन जो है कई जगहों पर जो ऐसी खबरें आ रही है कि चीन वहां ब्रिज बना रहा है, अवैध तौर पर पेट्रोलिंग कर रहा है, ईस्टर्न लद्दाख की बात करें कई जगहों पर सर, और भारतीय सैनिकों को रोक देता है कि आप बफर जोन में नहीं जा सकते हैं। इन सारी घटनाओं की खबरें निकल के आ रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि जो ब्रिज वाला मामला है वो पंगांगसू लेक में है, लेकिन जो वो उस इलाके में है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बियॉन्ड चाइना का इलाका है। मैं बॉर्डर वाला इशू नहीं रेज कर रहा हूं, क्योंकि बॉर्डर में तो बहुत बड़ा मामला शामिल है, लेकिन जो उसने पेंगांगसो के नॉर्थ एंड साउथ एंड को जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया है, मेरी जानकारी में वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चाइना की तरफ में है, नंबर 1। दूसरे कुछ एक जो छुटमुट ट्रांसग्रेशन थे जिनको रिजॉल्व करने के लिए इंडिया और चीन की सेनाएं पीछे गईं और बीच में एक बफर क्रिएट किया गया कि उस पर दोनों लोग नजर रखेंगे, लेकिन उस पर कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया जाएगा। भारत उसका पूरा मान कर रहा है और मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो पॉइंट्स में एग्रीड है वहां पर कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चीन ने किया है। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग के पास तो ओपन डोमेन में इंफॉर्मेशन आती है जो ओपन डोमेन की बात कर रहा हूँ, ओपन डोमेन की बात कर रहा हूँ, कई इस तरह की चीजें निकल के आती है। कई दफा आती थी कि जैसे एक खबर वहां से था पूर्वी लद्दाख से कि हमारे चरवाहे जा रहे थे, चाइनीज ने उन्हें रोक दिया कि आप हमारे इलाके में नहीं जा सकते। गाहे बगाहे कई जगह मीडिया में चिटपुट रूप से इस तरह की खबरें आती थी, चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना क्रिएट कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए था। आप वाकई में चाहते कि अगर बॉर्डर पर एलएसी पर शांति और विश्वास का माहौल रहे तो कम से कम इन सब चीजों से बचना चाहिए था चीन को। एकदम से सही बात आपने कहा, लेकिन कौन बोलता है कि चीन का इरादा एलएसी पर शांति बनाए रखने का है? अगर उसका ऐसा इरादा होता तो क्या वो ट्रांसग्रेशन करता, जबकि ऐसे समय में कि भारत के साथ उसका ट्रेड वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल का चल रहा था, जब उसकी इकोनॉमी में इसमें कई निगेटिव चीजें हो रही हैं, तो भारत का मार्केट उसके लिए एक तरह से जीवनदायी है। बावजूद इसके उसने ट्रांसलेशन किया, उसमें फॉरवर्ड एरियाज में विलेजेस बनाए, गलत मैप पब्लिश किए, जगहों को रीनेम किया, बहुत ज्यादा फोर्सेस एंड रिसोर्सेस को मोबिलाइज करके बॉर्डर पे ले आया है।
ससगाम में बढ़ रहा है, पीओके में बढ़ रहा है, एक बहुत क्लोज सपोर्ट उसके और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ वो अपना रशिया, नॉर्थ कोरिया का और टर्की का एक डिफरेंट एक्सिस पैदा कर रहा है। तो अगर उसका इरादा शांति का होता तो क्या आप समझते हैं उस शांति को हम 4 साल में भी नहीं पा पाते? तो यह चीज निश्चित है कि चीन का इरादा ठीक नहीं है और हमको अपनी तैयारी और रिस्पांस यह मान के करना चाहिए और हमारी सारी तैयारी, सारा रिस्पांस ये मान के होना चाहिए कि चीन ना तो भरोसे के लायक है और ना तो उसकी हरकतें शांति को बनाने के लिए। तो शायद यही वजह है कि सर आर्मी चीफ जो है जनरल मनोज पांडे यह बात जो है ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक चीन जो है अप्रैल 2020 के पहले वाली स्थिति में नहीं जाता है तो उसके साथ जो है बेहतर संबंध नहीं हो सकते हैं। सही बात है। हमारे यहाँ तो आप पाएंगे कि इस मामले पर मिलिट्री में भी, पॉलिटिकल लीडरशिप में भी और बाकी भी जो नेशनल स्टेक होल्डर्स है डिसीजन मेकिंग में, सब में एक राय है और उसमें कोई एक पार्टी का या एक अदर एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमारे चीफ, सीडीएस, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, स्पोक्स पर्सन, सभी एक चीज कहते हैं कि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना रिलेशंस को नॉर्मलाइज नहीं करता। रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने का मतलब अप्रैल में 2020 में जो पोजीशन एग्जिस्ट करती थी, जब तक वहां नहीं जाता तब तक हमारे उसके बीच में रिलेशंस नॉर्मल नहीं होंगे। और आर्मी चीफ के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी फोर्सेस को इस तरह तैयार रखे ताकि अब अगर कोई ट्रांसग्रेशन का किसी इलाके में कोशिश करे तो उसको रोका जा सके और इफेक्टिवली उसको लिसन किया जा सके। और इसीलिए आज की तारीख में दोनों तरफ से तकरीबन 50 से 60 हजार सेनाएं लगी हुई हैं। तो शायद यही वजह है कि आर्मी चीफ भी इस साफ तौर पर जोर देते हैं कि यथास्थिति बदलने की कोई भी कोशिश होगी तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलएसी को लेकर साफ तौर सही बात है। ये बहुत सही कदम है और सही कथन है। सर अभी बॉर्डर पर क्या स्थिति अगर देखते हैं तो चीन और भारत की अगर बात करते हैं, अगर ताकत की अगर कंपेयर करें, चाहे एयर पावर की बात करें या फिर मिलिट्री पावर की बात करें, तो कैसे देखते हैं आप? पहली बात, जहां तक स्थिति है कि जो इनिशियल उसने ट्रांसग्रेशन किया था और जो प्रिडोमिनेंटली दिप्सांग और दिमचूक पे मौजूद है एंड बैलेंस में लार्जली रिजॉल्व हो गया है। बफर जोन आया हुआ बट लार्जली रिजॉल्व हो गया है। तो काफी समय से यथास्थिति वैसे बनी हुई है। बीच बीच में जैसे आपने बताया यांगसे की घटना हुई, इस तरह की घटनाएं ईस्टर्न लद्दाख के ट्रांसग्रेशन से हटके भी कभी कभार हो जाती हैं। बट मोटे तौर पर अभी इधर कोई एडिशनल हरकत नहीं हो रही है, लेकिन उसके फोर्सेस का जमावड़ा, फायरिंग की प्रैक्टिस, एक्सरसाइजेस, ये सब फिर भी चल रहा है। और जहां तक दोनों देशों के बीच के संबंध की आगे ले चलने की बात है, अब वो डिपेंड करेगा कि अब नई सरकार आ गई है, नई सरकार इस मुद्दे को किस सीरियसनेस से लेती है, चाइना कितना स्पेस प्रोवाइड करता है, ये भी इस पर डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जियोपॉलिटिकल सीन कैसे इमर्ज कर रही है। चाइना का एक बिहेवियर का ये भी पैटर्न रहा है, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि जब वो 1 अक्टूबर 1949 को सो कॉल्ड वे में आजाद हुआ था तो 14 राज्य से उसका सीमा विवाद था, जिसमें से 12 से उसने सुलझा लिया है और 2 जिसमें भारत और भूटान शामिल है अभी नहीं हुआ है। उन 12 में कई एक के साथ तो उसने तब मामला सुलझाया जबकि उसकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थी, जैसे तियानामेन स्क्वायर का मामला हुआ तब उसने कजाकिस्तान वहां से जाके मामला सुलझाया। तो अगर वो किसी तरह से साउथ चाइना सी में, ताइवान में या किसी और मामले में फंस गया तब वो शायद भारत की बात ज्यादा मानने के लिए होगा, या अगर उस मामले में नहीं भी फंसा बट इंटरनेशनल लेवल पर अगर जो उसके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका लगा रहा है या वेस्टर्न कंट्रीज लगा रहे हैं वो इतने प्रभावी हुए कि उसको नुकसान होना ज्यादा शुरू हो गया, तो उस समय भी आई थिंक वो एकोमोडेट करने की स्थिति में ज्यादा होगा, जो उसका एक नेशनल बिहेवियर पैटर्न रहा है। लेकिन सर जहां तक चीन की जहां तक बात है, भले ही 4 साल हो गए हैं लेकिन हम उन सैनिकों का बलिदान, गलवान के सैनिकों का बलिदान तो कम से कम भूल तो नहीं सकते हैं कि जिस विपरीत हालात में -25 या 30 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा,
कोई उनके पास कोई वेपन नहीं, जिस तरह से देश की सरहद की हिफाजत की और चीन को जवाब दिया, हम आज भी भूल नहीं सकते उन उन जवानों की शहादत को, बहादुरी नहीं, को। भूल भी नहीं जा सकते। और मेरा तो मानना यह है कि अभी हम एज ए कंट्री क्या कर रहे हैं। उन्होंने जाहिर है कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, जो काम उन्होंने किया वो जनरेशंस तक याद रहेगा। बट अल्टीमेटली हमारे 20 लोग तो मारे गए ना। जी। कोई भी राष्ट्र जो है, अगर उसने भविष्य में रीजनल और इंटरनेशनल पावर बनना है, तो उसके लिए यह सोच बहुत जरूरी है कि अपने सैनिकों को अपने देश पर जान कुर्बान देने की बजाय दूसरे देश के जवानों को मौका दे कि वो अपने देश के लिए कुर्बान हो। अगर हमने 20 जवानों की शहादत दी है, जो उस समय की मांग थी, तो हमारे लिए जरूरी था कि कम से कम 200 लोगों के 200 चाइनीज को मौत के घाट उतारें। लेकिन उसमें जो भी मामला हुआ, उनके कितने मारे गए आज की तारीख तक उसका कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है। ये 40-45 भी हो सकता है, चाइना तो बहुत कम क्लेम करता है, बट जो भी उसका सच हो वो उसकी भी मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। लेकिन हम कहीं न कहीं अपने जो सैनिकों के जो शहादत थी, उसके बदले में हम कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि हमें उस शहादत पर सही मामले में एक प्रणाम करने का मौका मिले कि भाई तुमने 20 की शहादत दी थी और आज हमने चाइना के खिलाफ ये कर दिया, या उसका बड़ा भूभाग कब्जा कर लिया, या उसका ये नुकसान कर दिया, या उसके इतने सैनिकों की जान गंवा दी। क्योंकि जब तक हम अपना करेक्टर, नेशनल करेक्टर उस दिशा में नहीं ले जाएंगे, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। आप देखें, जब पुलवामा हुआ या जो भी स्ट्राइक हुई कश्मीर में, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, तो पाकिस्तान को संदेश क्लियर है। हालांकि वो गड़बड़ियां अभी भी कर रहा है, बावजूद उसको क्लियर है कि अगर मैंने एक बॉटम लाइन क्रॉस की तो भारत कुछ भी कर सकता है। तो यह बॉटम लाइन जो है सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं, चाइना के संदर्भ में होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इसको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि चाइना और हमारे बीच में फोर्स का डिफरेंस है, इसलिए हमको आउट ऑफ द वे जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जिसमें ऑलरेडी बहुत तेजी से काम चल रहा है, फोर्स का डेवलपमेंट, फोर्स का रीऑर्गेनाइजेशन और ढेर सारे काम जो है नेशनल में नंबर 1 प्रायोरिटी पे डाले हैं। तो सर, अंतिम सवाल की जो मौजूदा जो हालात जो बॉर्डर पर देख रहे हैं, ईस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल की बात करें, सिक्किम की बात करें, क्या किया जाना चाहिए सर आप? सबसे बड़ी चीज तो है कि मैं 3 चीज रिकमेंड करूंगा। नंबर 1 तो मौजूदा जो सो कॉल्ड शांति की स्थिति है, ये बनाए रखी जानी चाहिए। दूसरा, जो डायलॉग का हर प्रोसेस पे कम्युनिकेशन है, उसको खुला रखना चाहिए। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि पॉलिटिकल लेवल पे डायलॉग शुरू होना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी इस मामले को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है तो वो भी हमारे भी लिए अच्छा होगा, चीन के लिए भी अच्छा होगा। और तीसरा जो है, अपनी जो फोर्सेस की कैपेसिटी, चाहे आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इस समय बहुत ढेर सारा काम हो रहा है, एंड ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन उसको और भी ज्यादा प्रायोरिटी दे करके, डे नाइट करके हम सबको उसको बढ़ाना चाहिए। तो थैंक यू सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। ये थे मेजर जनरल अशोक कुमार, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चीन को अगर जरूरत पड़ी तो उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जिस भाषा को वो समझता है। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद राजीव, धन्यवाद। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।